Hello 12th graders and aspirants of JEE Mains. Today we'll resume our study on continuity and differentiability. So this is question number 19. It says show that the function defined by gx equal to x minus this is greatest integer function जिसके बारे में हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे is discontinuous at all integral points और यहाँ लिखा हुआ भी है here x denotes the greatest integer less than or equal to x. तो इस क्वेश्चन को करने का दो तरीका है. तो हम लोग यहाँ पहले क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व कर रहे हैं. तो इसे सॉल्व करने का दो तरीका होगा, पहले तो ग्राफिकली और दूसरा एल्जेब्रिकली. तो इसको हम लोग ग्राफिकली सॉल्व करते हैं. अगर हम लोग इसका प्लॉट बनाएं तो ये ग्राफ कैसा दिखाई देगा. फंक्शन है मेरा g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x. तो आप चलो इनपुट ज़ीरो रखो, तो ज़ीरो माइनस ज़ीरो, ज़ीरो पे ज़ीरो ही देगा. फिर वन रखो जी इनपुट, तो वन माइनस, और ये हमको पता है कि किसी इंटीजर, कोई इंटीजर रहता है अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में तो बाहर भी वही इंटीजर निकलता है, तो वन पे वन ही रहेगा, यानी वन माइनस वन. फिर से ज़ीरो, टू पे हो जाएगा टू माइनस, ये बाहर अगर यहाँ टू पुट करते हैं तो बाहर आके टू ही बनेगा, टू. फिर से ज़ीरो, यानी कि जितना भी इंटीग्रल पॉइंट्स है उन सब पे आपका आउटपुट ज़ीरो मिलेगा. तो इन सब पे फंक्शन ज़ीरो ज़ीरो है. ठीक है, दैट मीन्स जी एक्स इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड, वेयर जेड इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स. ठीक है, अब यहाँ पे वन लिखते हैं. दिस इज वन टू, यू गॉट द आइडिया. नाउ ज़ीरो और वन के बीच के पॉइंट्स के लिए कैसा होगा फंक्शन. तो चलिए बीच के लिए कोई पॉइंट चुनते हैं, जैसे 0.5. तो x के जगह पे 0.5 माइनस और 0.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर. तो 0.5 माइनस, ये बाहर आके क्या बन जाएगा, ज़ीरो, क्योंकि बाहर हमेशा एक इंटीजर ही बनता है जो कि इससे जस्ट कम हो, मतलब 0.5. तो 0.5 पे मेरे को ये 0.5 देगा, यानी इस जगह पे, मतलब 0.1 पे 0.1, 0.2 पे आउटपुट भी 0.2, 0.3 पे 0.3, ऐसे करते करते ये 1 से जस्ट पहले 0.9999 पे आउटपुट भी उतना ही निकल के आएगा, यानी कि x और y दोनों सेम है, तो x इक्वल टू y होगा, तो ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन होगा. लेकिन ये 1 पे आपका यहाँ पे होल बनाना पड़ेगा, बिकॉज 1 पे आउटपुट 1 नहीं है, 1 पे आउटपुट क्या है, ज़ीरो है. ओके, सो ये ज़ीरो से स्टार्ट होके 1 से जस्ट पहले तक ये स्ट्रेट लाइन होगा जिसका कि स्लोप 45 डिग्री है. चलिए इसके आगे बढ़ते हैं. अगर 1 से आगे बढ़ते हैं तो 1.1, तो एक सेकेंड, इनपुट रखते हैं 1.1, तो 1.1 माइनस 1.1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर, तो 1.1 माइनस, हाँ ये बाहर आके एक इंटीजर बनेगा उससे जस्ट कम, यानी 1, मतलब 0.1. सो 1.1 इनपुट पे आउटपुट 0.1 है, 1.2 पे 0.2 होगा. उसी तरह से करते हैं यहाँ पे अगर 1.999 जाएंगे तो आउटपुट 0.999 होगा. मतलब आउटपुट बिल्कुल इस इंटरवल में जैसा आउटपुट था वैसा ही आउटपुट इस इंटरवल में होगा, यानी फिर से ये ऐसा और यहाँ पे खोल, क्योंकि 2 पे 0. अगेन 2 से 3 के बीच में भी आउटपुट आपका सेम होगा. तो ये इस तरह से इस फंक्शन का प्लॉट बनेगा. इधर भी अगर हम लोग बनाना चाहें तो ये ऐसा, यहाँ पे होल. ओके, सो दिस हाउ द फंक्शन लुक्स लाइक. नाउ क्वेश्चन सेज कि शो दैट द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स. तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम ग्राफ इट इज ऑब्वियस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स वी हैव टू लिफ्ट आवर पेन और पेंसिल टू ड्रॉ द ग्राफ. सो इट इज़ डिसकंटिन्यूअस. ये देख रहे हैं इंटीग्रल पॉइंट्स पे आपका डिसकंटिन्यूअस है. अगर इंटीग्रल पॉइंट्स छोड़ देते हैं तो इस पर कंटिन्यूअस है बिल्कुल. ओके, तो ये तो हुआ ग्राफिकल मेथड. इसी को अगर हम लोग को एल्जेब्रिक मेथड से बनाना है तो कैसे बनाए. सो मेरे को डिसकंटिन्यूअस दिखाना है एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स. तो कोई एक इंटीग्रल पॉइंट ले लेते हैं. सो जी ऑफ सी इक्वल टू क्या होगा. सो सी माइनस ये वेयर सी इज एनी इंटीजर, सी कोई इंटीजर है.
तो अगर c एक इंटीजर है तो बाहर आके तब तो वही रहेगा, तो c माइनस सी क्या हो जाएगा आपका 0, यानी g ऑफ c 0 आ गया किस इंटीग्रल पॉइंट पे। ओके, अब इस इंटीग्रल पॉइंट पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। सो लिमिट ऑफ द फंक्शन gx as x approaches c from लेफ्ट साइड, तो ये हो जाएगा लिमिट ऑफ द फंक्शन एज x अप्रोचेस c फ्रॉम लेफ्ट साइड, और gx के जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग, जो हमारा फंक्शन था x माइनस, इसे एक और तरीका से बना सकते हैं, रुकिए थोड़ा सा यहाँ पे साइड में कुछ समझिए पहले। अगर लिखा हुआ है कहीं पे लिमिट ऑफ द फंक्शन एज x टेंड्स टू a फ्रॉम लेफ्ट साइड a माइनस, इसको और दूसरे तरीके से कैसे लिखा जा सकता है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट ऑफ द फंक्शन, और x के जगह पे आप लिख दो a माइनस एच, और h टेंड्स टू 0। हाँ, इन दोनों का सेम मतलब है। कैसे सेम मतलब है, तो थोड़ा सोचो। ये x के जगह पे हम इनपुट क्या रख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, x के जगह पे जो इनपुट रखना है वो a से जस्ट थोड़ा सा कम नंबर रखना है। x टेंड्स टू a माइनस कहने का मतलब यहाँ पे जो इनपुट पुट किया जा रहा है वो a से थोड़ा सा कम नंबर है। और आप RHS में भी देखते हो तो सेम चीज़ हो रहा है। फंक्शन में जो इनपुट रखा गया है वो रखा गया है a माइनस एच, यानी कि a से कुछ घटा रहे हैं, यानी a से कुछ कम। अच्छा, कितना कम, अब इस h के बारे में लिखा हुआ है जिस h इज टेंड्स टू 0, यानी कि ये h एक बहुत स्मॉल नंबर है, बहुत स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, यानी कि a, ऐसा कहने का मतलब है h इज़ ए वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। ओके, जब भी h वाला बात आ जाए, यानी कि हम a में से एक बहुत छोटा सा नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यानी कि यहाँ a से एक कम नंबर हो गया, तो दोनों का सेम मतलब है। उसी तरह से अगर कहीं पे लिखा हुआ है लिमिट ऑफ ए फंक्शन एज x अप्रोचेज a फ्रॉम राइट साइड, इसका मतलब क्या है कि इस फंक्शन में जो इनपुट आपको पुट करना है वो a से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। तो उसको आप कैसे लिखो, लिमिट ऑफ द फंक्शन f, और x के जगह पे ये जो a ऊपर में प्लस लिखा हुआ है ना, आप a ऊपर में प्लस ना लिख के सामने में प्लस लिख दो, a प्लस एच, और नीचे लिख दो लिमिट h टेंड्स टू क्या 0। और यहाँ पे जैसे a के ऊपर में माइनस लिखा हुआ था, तो आप a के सामने माइनस h माइनस लिख के फिर h लगा दो। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लिमिट ऑफ द फंक्शन g, और x के जगह पे क्या लिख देंगे जी, तो x टेंड्स टू c था ना, यानी कि c माइनस एच, और h टेंड्स टू क्या 0। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, और अब g ऑफ c माइनस एच लिख दीजिए। तो g ऑफ x क्या था, ये रहा g ऑफ x है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर x, तो अब x के जगह पे c माइनस एच आ गया है, मतलब हो जाएगा c माइनस एच माइनस, और ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर हो जाएगा c माइनस एच। ओके, इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 c माइनस एच माइनस। अब जरा इसके बारे में सोचो, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बाहर आएगा तो क्या बनेगा। तो लुक, c आपका एक इंटीजर था, ठीक है, c कोई इंटीजर हो सकता है 2, 3, 4, 5, -1 कुछ भी। तो c में से जब आप कुछ घटा रहे हो तो अब ये एक इंटीजर नहीं रहा। ओके, दिस इज नो लॉन्गर एन इंटीजर। ओके, लेकिन ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इसके बाहर जो आउटपुट आएगा ये तो हमेशा एक इंटीजर होगा, और वैसा इंटीजर होता है जो इससे कम हो, यानी कि आउटपुट निकल के आ जाएगा मेरा c माइनस 1। जैसे कि एग्जांपल से आपको बताते हैं, लेट से c की जगह पे अगर 5 था तो 5 माइनस एच कर रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू है ये पूरा का पूरा स्लाइटली जी एच वाई जी एच TELY स्लाइटली लेस देन 5। तो ये स्लाइटली लेस देन 5 यानी कि इसको आप 4.9999 समझो ना, तो बाहर के निकल के क्या आ जाएगा, ये तो 4 ही निकल के आएगा ना। 4 मतलब क्या, 5 माइनस 1 मतलब कि उससे कम। ओके, तो c माइनस एच जो है वो जब इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आएगा तो c माइनस 1 बन जाएगा, तो यहाँ पे c माइनस 1 लिख देते हैं। ओके, लिमिट
h टेंड्स टू 0 और फिर c माइनस एच, ब्रैकेट तोड़ दीजिए, माइनस सी माइनस माइनस प्लस 1, तो प्लस सी माइनस सी कैंसिल हो गया और h टेंड्स टू 0 यहाँ पुट कर देंगे तो यानी रिजल्ट क्या निकल के आ जाएगा 1। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो LHL है यानी कि लिमिट ऑफ द फंक्शन जी एक्स एज x टेंड्स टू c फ्रॉम लेफ्ट साइड, ये 1 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट c वो तो क्या आ रहा था 0, तो यहाँ दोनों सेम नहीं हुआ, तो ये दोनों सेम नहीं हुआ तो आपका कंटिन्यूस नहीं है, आगे आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है, आप यहीं पे लिख दो चुपचाप से कि सिंस लिमिट ऑफ द जी एक्स एज x टेंड्स टू c वेयर c इज एन इंटीजर फ्रॉम लेफ्ट साइड इज नॉट सेम एज वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट c, therefore gx is not continuous or discontinuous at c, but what is c? c एक इंटीजर था यानी कि एक इंटीग्रल पॉइंट था, तो gx is not continuous at c, i.e. यानी कि that is at all int is integral points। ओके डन, बन गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 says is the function defined by f of x equal to x square minus sin x plus 5 continuous at x equal to pi। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग को थोड़ा सा थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। सो हियर इज द थ्योरी, एक थ्योरम है आपका विच सेज सपोज f and g be two real functions at a real number c, then two real continuous function, ये f और g दो रियल फंक्शन है जो ये कंटिन्यूस है किसी पॉइंट c पे, देन f प्लस g यानी कि दोनों फंक्शन को ऐड कर दे तो एक नया फंक्शन बन जाएगा, वो भी आपका कंटिन्यूस होगा एट c। f माइनस जी वो भी कंटिन्यूस होगा एट x इक्वल टू सी, f इंटू जी वो भी कंटिन्यूस होगा एट x इक्वल टू सी, एंड f डिवाइडेड बाई g करने से जो नया फंक्शन बनेगा वो भी कंटिन्यूस होगा एट x इक्वल टू सी, बट शर्त ये है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, प्रोवाइडेड वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी कि g एट c मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो। सो ये NCERT बुक से ही हम कॉपी पेस्ट किए हैं, बहुत सिंपल है। तो इसका आपको सीधा सीधा मतलब ये समझना है कि अगर दो फंक्शन है मेरे पास f और g और दोनों ही अगर कंटिन्यूस हैं तो अगर उन दोनों को हम ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके एक नया फंक्शन बनाते हैं तो वो नया फंक्शन भी कंटिन्यूस होगा। बस इस वाले में एक शर्त है कि जो डिनोमिनेटर है मतलब वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, मतलब कि जो नया फंक्शन बना उसका डोमेन में कंटिन्यूस होगा, वो आपको उसका डोमेन देखना है। ओके साथ में मेरे को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का कंटिन्यूटी के बारे में भी हम लोग को आना चाहिए, तब जाके हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 20 कर सकते हैं। तो इसमें जैसे कि यहाँ पे साइन x आया है तो चलिए हम लोग साइन x का कंटिन्यूटी के बारे में सीखते हैं। सो क्वेश्चन इस तरह से सोचिए कि क्या साइन कंटिन्यूस फंक्शन है। क्वेश्चन इज साइन कॉन्टिन्यूस फंक्शन। कंटिन्यूस फंक्शन मीन्स अपने डोमेन में सारे पॉइंट्स पे कंटिन्यूस होना चाहिए। ओके तो ग्राफ से तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि हाँ ये कंटिन्यूस फंक्शन है। हम लोगों को पता है साइन का ग्राफ इस तरह से आता है, वेव लाइक साइनोसॉइडल, और कहीं किसी भी जगह पे मेरे को ऐसे पेन उठाने का जरूरत नहीं पड़ रहा है प्लॉट बनाने के लिए, तो ये बिल्कुल कंटिन्यूस फंक्शन है। बट मैथमेटिकली कैसे बनाएंगे, ये तो ग्राफिकली हुआ। लोग मैथमेटिकली हम लोग वही कोई पॉइंट ले लेंगे हम लोग और उस जगह पे उस पॉइंट पे साइन का वैल्यू निकालेंगे, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों सेम अगर आ गया तो कंटिन्यूस है। सो एट x इक्वल टू सी पे देखते हैं, एट x इक्वल टू सी वेयर c क्या है, सो c एनी रियल नंबर, क्योंकि साइन फंक्शन का हम लोग को पता है डोमेन जो है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होता है, तो c कोई रियल नंबर है। ओके तो f एट c ये फंक्शन साइन x है, यहाँ लिख दे रहे हैं कि इस फंक्शन का बात कर रहे हैं f ऑफ x इक्वल टू साइन x का बात कर रहे हैं। सो f ऑफ c यानी कि क्या साइन c, ठीक है, यानी फंक्शन का वैल्यू एट c सिंपली साइन c आ रहा है। अब निकालना पड़ेगा मेरे को लिमिट
ऑफ द फंक्शन एज x अप्रोचेस c फ्रॉम लेफ्ट साइड। तो अभी थोड़ा देर पहले हम लोग सीखे कि हम लोग इसको लिख सकते हैं लिमिट ऑफ द फंक्शन, और x के जगह पे लिख देंगे हम लोग c माइनस एच, क्योंकि ये c माइनस है और h टेंड्स टू 0। दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0। नाउ व्हाट वाज माय फंक्शन? फंक्शन तो sin x है, तो sin और इस यहाँ x के जगह c माइनस एच लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी c माइनस एच हो जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, और अब ये साइन a माइनस बी का फॉर्मूला पे तोड़ दो, तो साइन c इंटू कॉस एच माइनस कॉस सी इंटू साइन एच, और आप ये लिमिट भी पुट कर दो h टेंड्स टू 0। तो अगर यहाँ पे पुट करते हो h टेंड्स टू 0, यानी कि h के जगह 0 पुट कर दोगे तो cos 0 का वैल्यू तो 1 हो जाएगा, और साइन h के जगह पे 0, साइन 0 का वैल्यू 0, तो ये 0 इंटू कॉस सी, ये माइनस 0 हो जाएगा पूरा, और साइन h इंटू 1 यानी कि साइन सी इंटू 1, तो साइन सी, यानी कि मेरा क्या निकल के आ गया रिजल्ट? साइन सी आ गया। सो देख रहे हैं कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट सी एंड द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट सी टेंडिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड दोनों सेम आ गया। सो फार सो गुड। नेक्स्ट, लिमिट ऑफ द फंक्शन एज x टेंड्स टू c फ्रॉम राइट साइड। ये आप लोग खुद से करो, इसमें कुछ नहीं करना है, वही लिख देना फिर से। लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन के जगह पे c प्लस एच, और फिर ये फंक्शन साइन है तो साइन c प्लस एच हो जाएगा, और फॉर्मूला पे तोड़ दीजिएगा इसी तरह से, तो वो भी मतलब लास्ट में सॉल्व होके साइन c ही निकल के आ जाएगा। सो सिंस लिमिट ऑफ द फंक्शन, जो कि मेरा साइन x है, एज x अप्रोचेस एनी नंबर c फ्रॉम लेफ्ट साइड इज सेम एज लिमिट ऑफ दिस फंक्शन साइन x as x approaches c from right side is same as value of the function at that point, yani sin c. Okay, this we proved. Therefore sine function is continuous. Okay, sine function is continuous. Now we can solve question number 20. So question number 20 ये था, फंक्शन आपको दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस साइन x प्लस 5, और पूछ रहा है कि क्या ये कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू पाई। x इक्वल टू पाई पे कंटिन्यूस है क्या? तो हम लोग इसको सीधे सीधे बोलेंगे कि ये x स्क्वायर जो है वो एक कंटिन्यूस फंक्शन है। मेरे को पता है x स्क्वायर एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसका प्लॉट ऐसा आता है, दिस इज द फंक्शन ऑफ x स्क्वायर। सो x स्क्वायर एक कंटिन्यूस फंक्शन है, and sin x, sorry, sin x भी कंटिन्यूस फंक्शन है, सो और 5 तो कांस्टेंट है, सो दीज बोथ आर कंटिन्यूस एट x इक्वल टू पाई, चाहे पाई क्या कोई सा भी रियल नंबर, x इक्वल टू पाई और एनी रियल नंबर, सो बोथ दिस फंक्शंस आर कंटिन्यूस। तो फिर दोनों को ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके कुछ भी करो, जो नया फंक्शन कंपोज होगा वो भी क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। देयरफॉर f ऑफ x इज व्हाट? कंटिन्यूस। डन, हो गया। 21 सॉल्व करते हैं। 21 सेज डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। पहला नंबर है f ऑफ x इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो आप ही बताओ क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए कि नहीं? साइन एक्स, we'll argue sin x is a continuous function and cos x is also continuous function। ये आपका होमवर्क है, ये आप प्रूफ कर लेना खुद से कि cos x कंटिन्यूस कैसे होगा। बिल्कुल सेम टू सेम इसके जैसा करना है जैसे हम लोग साइन के साथ किए थे। कोई एक रियल नंबर c सेलेक्ट कर लेना और ये तीन वैल्यू निकालना, तीनों सेम आ जाएगा। So since sin x is a continuous function and cos x is a continuous function, so therefore their sum is also continuous। Same logic goes here and similar argument goes here कि उनका जो डिफरेंस है वो भी कंटिन्यूस होगा और उनका जो प्रोडक्ट है वो भी क्या होगा? कंटिन्यूस फंक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, इट सेज डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ कोसाइन, कोसेकेंड, सीकेंड एंड कोटेंजेंट फंक्शंस। तो ये रहा कॉस फंक्शन, ये तो आपको होमवर्क दे दिए हैं। अब ये जो बाकी तीनों बच गया, कॉसेक, सेक और कोटेंजेंट, और एक टैन भी बच रहा है, तो इनका कंटिन्यूटी के बारे में हम लोग बात करते हैं। लुक, क्वेश्चन है इज
tan फंक्शन कंटिन्यूस, दैट मीन्स टेंजेंट फंक्शन, और हम सिंपली tan लिख देते हैं. इज tan x कॉन्टिन्यूस? तो आंसर क्या होगा जरा सोचो. अगर आप tan का प्लॉट देखोगे तो कुछ इस तरह का दिखाई देता है. ये x इक्वल टू π/2 है, ये आपका -π/2 है. tan 0 पे 0 होता है, tan π/4 पे 1 होता है, और फिर π/2 पे इन्फिनिटी को अप्रोच करना शुरू कर देता है अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कुछ इस तरह का ऐसे प्लॉट आपका tan का आता है. ओके, तो और फिर उसके बाद अगर आगे जाएंगे तो सेम, अगर यहाँ पाई है फिर यहाँ पे आगे 3π/2 होगा, फिर से यहाँ पे एक एसिम्प्टोट रहता है, फिर से सेम वही लॉजिक, ये ऐसा ये ऐसा. ओके, दिस इज़ द ग्राफ ऑफ टेंजेंट फंक्शन. इधर भी सेम कॉपी पेस्ट कर दो. तो क्या ये कंटिन्यूस है? ग्राफ देख के आप बोल सकते हो. तो आप बोलोगे अरे मेरे को तो यहाँ ब्रेकेज दिखाई दे दिया, ये रहा यहाँ पास टूट गया, फिर पेन उठाना पड़ा मेरे को, तो ये तो कंटिन्यूस नहीं होना चाहिए. रॉन्ग बॉय, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है. क्यों? क्योंकि ये जो π/2 है वो तो tan के डोमेन में है ही नहीं. आप tan का डोमेन रेंज लिखो जरा. tan फंक्शन का डिफाइन क्या है? tan इज डिफाइंड एज इट्स डोमेन इज set of all real numbers minus x such that x equal to 2n plus 1 π/2 n belongs to z. हाँ, सो ये ऐसा लिखने का क्या मतलब है? 2n plus 1 π/2 n belongs to z, मतलब ये π/2 का ऑड मल्टीपल है. जैसे कि n की जगह 1 पुट करोगे तो 2 1 जा 2 + 1 यानी कि 3 π/2 आ जाएगा. n की जगह 0 पुट करोगे तो सिंपली π/2 आ जाएगा. n की जगह पे 2 पुट करोगे, 2 2 जा 4 + 1 5 π/2 आ जाएगा. तो ये π/2 का ऑड मल्टीपल होगा. यानी कि सारे रियल नंबर्स, ये एक्स एक्सिस पे आपका जो इतना भी रियल नंबर्स है उसमें से आप π/2 का ऑड मल्टीपल्स हटा लो. ये है tan का डोमेन, और इसका रेंज है आपका सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स. ठीक है, रेंज में से कुछ भी गायब नहीं है. रेंज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है. डोमेन में तो ये सब पॉइंट्स हैं ही नहीं. और हम लोग क्या बोले थे कि अगर डोमेन में है ही नहीं वो पॉइंट तो उस जगह पे मेरे को चेक ही नहीं करना है LHL RHL निकाल के. बाकी पॉइंट्स पे आप देखो ना, हाँ तो कंटिन्यूस तो है ही. और ये भी आर्गूमेंट दे सकते हो कि tan x इज डिफाइंड एज sin x डिवाइडेड बाय cos x, एंड cos x आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. और cos x 0 के इक्वल कब नहीं होगा जी? तो ये रहा शर्त, जब आप रियल नंबर्स में से ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हटा दो. क्योंकि हमको पता cos π/2 0 होता है, 3 π/2 0 होता है आपका. ठीक है, तो नाउ सिंस sin इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, cos इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, देयरफॉर tan इज ऑल्सो कंटिन्यूस फंक्शन. ओके, tan इज कंटिन्यूस फंक्शन. सिमिलर लॉजिक गोज फॉर cosec. क्या cosec कंटिन्यूस फंक्शन है? बिल्कुल. अगर cosec को कंटिन्यूस फंक्शन प्रूफ करने आ गया ना तो आप ऐसे लिख देना कि cosec x इज डिफाइंड एज 1/sin x, और sin x आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए. मतलब x आपका किससे बिलोंग करेगा? x बिलोंग करेगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स माइनस, क्या माइनस कर देना है? जहाँ जहाँ पे x 0 होता है. तो x कहाँ पे 0 होता है जी? x सच दैट x इक्वल टू n पाई. हाँ, पाई के मल्टीपल्स पे 0 होता है. साइन 0 0 होता है, साइन पाई 0 होता है, साइन 2 पाई 3 पाई 4 पाई 0 होता है. n belongs to z. Okay, so now since sine is a continuous function, therefore cosec is also a continuous function. Similar logic goes for sec. Is sec continuous function? Hell yeah, because cos is a continuous function. So sec is also continuous function because sec is defined as 1/cos, and the condition is that cos x must not be equal to 0. जिन जगहों पे cos x 0 हो जाएगा उन जगहों पे sec डिफाइंड ही नहीं है. वो पॉइंट्स sec के डोमेन में है ही नहीं. सो उनके बारे में हम लोग को वरी ही नहीं करना है. एंड सिमिलर लॉजिक गोज फॉर cot, कि cot x इज डिफाइंड एज cos x by sin x और 1/tan x. तो सिंस cos एंड sin आर कॉन्टिन्यूस, देयरफॉर cot इज ऑल्सो ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन. सो याद रखिएगा, ऑल trigonometric functions, all t functions are continuous. Okay,
Okay, last question which we will do today is 23. Find all the points of discontinuity of f where function is defined as like this. Now अगर x 0 से कम है तो फंक्शन है sin x by x. Now sin x is continuous and x is also continuous. So therefore sin x by x ये इतना दूर भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा. मतलब x लेस देन 0 के लिए तो ये फंक्शन बिल्कुल कंटिन्यूस है, और x ग्रेटर देन 0 पे अगर बात करते हैं तो वो है आपका x प्लस 1, जो कि एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है. तो यहाँ पे भी ये कंटिन्यूस होगा. अब 0 पे हम लोग को सोचना पड़ेगा कि 0 से कम के लिए कुछ अलग फंक्शन है, 0 से इक्वल और 0 से ज़्यादा के लिए कुछ अलग फंक्शन है, मतलब अलग एक्सप्रेशन है. तो क्या 0 पे कंटिन्यूस है, तो हम लोग को बस वही चेक करना है. सो आप पहले निकालो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 0. सो एफ ऑफ 0 के लिए किस में जाएंगे, इस वाले एक्सप्रेशन में कि नीचे वाले में, यहाँ नीचे वाले में, क्योंकि यहाँ बोल रहा है x जब 0 के इक्वल है तो x प्लस 1 होगा, मीन्स 0 प्लस 1 यानी कि 1. सो एफ ऑफ 0 1 आ गया. नाउ लिमिट ऑफ द फंक्शन एज x अप्रोचेस 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड. तो ये किस में जाएंगे जी, 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड मतलब 0 से कम. हाँ, तो इसको आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट ऑफ द फंक्शन 0 माइनस मीन्स 0 माइनस h और h टेंड्स टू 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0. नाउ f ऑफ 0 माइनस h मीन्स सिंपली माइनस h. अब ये फंक्शन क्या है, फंक्शन यहाँ 0 से कम के लिए sin x बाई में x, यानी कि हो जाएगा sin 0 माइनस h यानी कि माइनस h, और डिवाइड बाई में x यानी कि 0 माइनस h यानी कि माइनस h. तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये साइन माइनस थीटा के बराबर होता है, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन h बाई में माइनस h, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया. और अगर आपको ये पता हो तो ये पूरा लिमिट 1 आता है. एक फॉर्मूला था 11th क्लास में कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1. ठीक है, ये फॉर्मूला होता है लिमिट में. तो सेम उसी तरह से तो दिख रहा है, थीटा की जगह बस h है, तो ये 1 आ गया. सो फार सो गुड. LHL भी 1 आ गया और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0 भी 1 है. अब RHL निकालते हैं, मीन्स लिमिट ऑफ द फंक्शन एज x अप्रोचेस 0 फ्रॉम राइट साइड. सो इसमें h वाला कॉन्सेप्ट लगाने का जरूरत नहीं है, हम लोग बिना h लगाए भी बना सकते हैं. 0 प्लस कहने का मतलब 0 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो तब तो अगर 0 से ज़्यादा है, ग्रेटर है, तब तो ये वाले एक्सप्रेशन को लिखना है, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट साइड x प्लस 1. और अब आप x के जगह पे ये 0 पुट कर दो, तो 0 प्लस 1 यानी कि 1, तो तीनों बराबर आ गया. सिंस limit of the function x approaches 0 from left side is same as limit of the function as x approaches 0 from right side is equal to f of 0. So therefore function is continuous at x equal to 0. और बाकी सारे पॉइंट्स पे तो पहले ही कंटिन्यूस है. So therefore or it implies that no point of discontinuity, no point of discontinuity. Okay, सो रिमेनिंग क्वेश्चन NCERT का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. आप लोग पहले खुद से ट्राई कीजिएगा, ओके, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होता है. आप जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे, बनाओगे नहीं, तब तक नहीं सीखोगे. इजी ही क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है. बस ये क्वेश्चन नंबर 26 में थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी सब आसान है. ओके, सो अगर आप लोग कुछ सीखें इस वीडियो से तो प्लीज़ लाइक कीजिए इसको, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब भी. थैंक यू.